बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो मामला बहुत ज़्यादा उठ गया है वो फाटा का मसला है। फाटा के मामले में ये हो रहा है कि लोग एहतजाज कर रहे हैं, ख़ास तौर पे फाटा के इलाकों में। मैं फाटा इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो एरियाज़ हैं जिन्हें पहले फाटा कहा जाता था और फिर ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मर्ज हो गए हैं। लिहाजा सिर्फ मैं निशानदेही के लिए लफ्ज़ फाटा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कबायली इलाके हैं पाकिस्तान के, और ये जो फाटा के लोग हैं ये सरापा एहतजाज है। इन्होंने बार बार एहतजाज किया और अपनी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश की। पाकिस्तान के मीडिया ने इनका बाइकआउट किया। ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में निकलते हैं। जब इनको चोट लगती है तो इनका भी खून बहता है। इन्हें चोट लगे तो इन्हें तकलीफ भी होती है, इनके बच्चे भी रोते हैं, इनकी खवातीन भी खौफजदा होती हैं। ये भी हमारी तरह रोटी खाते हैं और हमारी तरह के जीते जागते इंसान हैं, लेकिन हम इन्हें वो हकूक नहीं देते। लाहौर में थोड़े से लोग इकट्ठे हो जाते हैं या इस्लामाबाद में तो हम उसे खबर बना देते हैं, लेकिन फाटा में हज़ारों लाखों लोग भी इकट्ठे हों तो पाकिस्तान का मीडिया उसे खबर नहीं बनाता, क्योंकि वो इलाके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमेशा से पैसा कमाने का जरिया रहे हैं। कभी हमने उन्हें जहाद के अंदर झोंक दिया, कभी हमें उन्हें जज्बाती करके किसी लड़ाई पे ले जाते हैं, कभी हमें उनकी मादनियात चाहिए होती हैं, कभी हमें उनके नौजवान चाहिए होते हैं। तो हमें जो चाहिए होता है फाटा हमें देता है, लेकिन उसके बदले में हमने वहां कबायलियों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। और अब वो अपने हकूक के लिए खड़े हो रहे हैं तो हम उनकी आवाज़ ना सुनने को तैयार हैं, ना पाकिस्तानियों को सुनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कम से कम मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से फाटा की आवाज़ पाकिस्तानियों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। मैं इसे अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। अब हुआ यह है कि वज़ीर आज़म ने सैफरान, ये फाटा के इलाकों से मुताल्लिक एक मिनिस्ट्री है, इसका एक इजलास बुलाया। और ये जो इजलास बुलाया इसमें खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है कबायली इलाकों का फाटा के, उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अराकीन ने बाइकआउट कर दिया। अब पहले आप ये देख लें कि अराकीन है कितने। वहां जो 75% MNAs हैं, 75%, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। और एक जो तहरीक इंसाफ का नहीं है उसने भी इमरान खान के नाम पर वोट मांगे हुए हैं, मुबारक ज़ेब, और उसको वोट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पड़ा हुआ है जो आइंदा नहीं पड़ेगा। वहां के जितने MPAs हैं 80% से ज्यादा MPAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 80% से ज्यादा। और यानी 11 MPAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 में से। एक फजलुर रहमान की पार्टी का है और एक फार्म 47 के ऊपर एक बनाया गया था MPA। और ये जो बनाया गया था इकबाल वजीर, इसके बारे में कहा जाता है कि ये वो जो PTI पार्लियामेंटेरियन एक जमात बनी थी अलग से, ये उसका एक परवेज खटक वाली गालिबन, तो ये एक MPA वो है। तो इस तरह वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, 80% से ज्यादा है। और इन लोगों ने बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट के लिए बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक डिस्कशन हुई और उसमें ज्यादा लोगों ने यह मशवरा दिया कि बाइकआउट ही करो, इस मीटिंग में जाओ ही ना, वज़ीर आज़म के साथ बैठो ही ना, उसके साथ बात ही ना करो। आप मिलने जाएंगे, वो उसकी तस्वीरें बनाएंगे, वीडियोज बनाएंगे, वो पब्लिक करेंगे, बाद में कहेंगे देखें जी हमने इनकी मुशावरत से ये काम किया है। मेरी राय मुख्तलिफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोगों से मेरा राब्ता हुआ, उनकी राय भी मुख्तलिफ है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि इस मीटिंग में जरूर जाना चाहिए था इन अराकीन को, और वजीर आजम के मुंह के ऊपर कहकर आना चाहिए था कि ना हम फाटा में ऑपरेशन करने देंगे, ना हम फाटा में किसी किस्म का लोगों को उनको बेघर करने देंगे, और ना हम वहां की मादनियात पर कब्जा होने देंगे। और यह बात वजीर आजम को बता के फिर मीडिया को बता देते। तो मीडिया में तो बाइकआउट है, लेकिन सोशल मीडिया में तो ये चीजें आ जाती ना, कम से कम रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते, उसके बाद निकलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उसमें तफसीलात सामने रखते। लेकिन इकबाल अफरीदी साहब हैं या बाकी लोग हैं, इन्होंने खुलकर इस पे बात की है। अभी इस पे एक जो है वो मीडिया को ब्रीफ भी किया, जहां पे जो है वो बैरिस्टर गौर साथ बैठे हुए थे, और सैफरान कमेटी ने सूबे के कामों में मुदाखलत की कोशिश की है। एक तरफ वफाक हमारा हिस्सा नहीं दे रहा, उन्होंने ये कहा, वफाक ने हमारे फंड्स रोके हुए हैं, गुज़िश्ता 3 साल का 360 अरब रुपया देना है, 120 अरब रुपया सालाना, तो 360 अरब रुपया अभी इन्होंने देना वो बाकी है, यानी 360 अरब बाकी है, वो पैसा नहीं दे रही है। और ये पैसा किसको देना? फाटा को देना, ताकि वहां पे तरक्की हो, वहां पे खुशहाली आए, वहां पे सिक्योरिटी बेहतर हो, वहां के नौजवानों को रोजगार मिले, वहां के बच्चों को तालीम मिले, वहां की खवातीन को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिले। तो उसके लिए 360 अरब जो है वो वफाकी हुकूमत ने देना, वो नहीं दे रही। और इसके बावजूद वो कहते हैं जी फाटा पे हमने टैक्स लगाने हैं। तो तहरीक इंसाफ ने इसके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसमें जो इकबाल अफरीदी साहब हैं उन्होंने भी इसका बाइकआउट किया, और बाकायदा उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर भी इसके ऊपर बात की है
तो बड़ा जोर देकर यह बात हो रही है। आने वाले दिनों में जो मुझे इत्तला मिली है वो ये है कि फाटा के हवाले से एक जरगा होने जा रहा है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को रोकने के लिए होगा, और ये जरगे के अंदर बहुत सारे लोगों को शामिल किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इस जरगे में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी शामिल किया जाए, जैसा कि फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, जमात इस्लामी है, एएनपी है, पीटीआई है। तो ये लोग सारे इकट्ठे होकर बैठेंगे, कबायली अमायदीन भी बैठेंगे और उसमें ये फैसला करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। जो अभी तक मेरे पास इत्तला है, इसको प्लान किया जा रहा है, अभी देखें कहां ये मामला कहां जाता है या इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन मंसूबा यही है कि फाटा को बचाया जाए, फाटा की मादनियात को बचाया जाए, फाटा में कत्लो गारतगिरी रोकी जाए, फाटा में ड्रोन हमले रोके जाए, फाटा के अंदर एक नया मिलिट्री ऑपरेशन जो प्लान हो रहा है वो रोका जाए। तो फाटा के वसाइल और मादनियात पर कब्जे की लड़ाई और नए ऑपरेशन की तैयारियां, इसके ऊपर जिरगा हो सकता है आने वाले दिनों में, और कोशिश की जाएगी कि फाटा को बचाया जा सके, जैसे उसको हमेशा इस्तेमाल किया गया कबायली इलाकों को अपने फायदे के लिए, डॉलरों की जंग के लिए, तो आइंदा उसको इस्तेमाल ना किया जा सके। नंबर 2, एक मामला बड़ा उठा हुआ है और पीएमएलएन को ना एक बात का बड़ा दुख है। देखें, पीएमएलएन अभी उन्होंने पंजाब असेंबली में 26 अरकान को नाअहल करने की बात की, बड़ा उन्होंने रौला डाला उसके ऊपर। मलिक अहमद साहब बड़े अग्रेसिव होके वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, बड़ी उजलत में लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो बदमजा हुए हैं, क्योंकि मरियम नवाज को राजी रखने के चक्कर में मलिक अहमद खान साहब ने नो बॉल कर दी है। यानी आप ये कैसे कर सकते हैं कि एमपी एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज करने वाले एमपी को आप कहें जी क्योंकि इसने एहतजाज किया मरियम नवाज की शान में गुस्ताखी हो गई, लिहाजा एहतजाज करने वाले एमपीए को हम कर रहे हैं फारिग। अब ये मेंबर असेंबली नहीं रहेगा, इसको नाअहल कर देंगे। हालांकि सारी जिंदगी पीएमएलएन ने एहतजाज ही किया है, पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया है, एमक्यूएम ने भी एहतजाज किया है, पीटीआई ने भी एहतजाज किया है। ये कौन सी कोई नई चीज हो रही है? बजट के मौके पर तो बड़ा बड़ा खौफनाक एहतजाज होता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मछली मंडी बन जाता है ईवान। और बहुत सारी हाथापाई की लड़ाइयां जो है वो रिपोर्ट हुई हैं, यहां तो हाथापाई भी कोई नहीं हुई। तो आप सिर्फ इस बुनियाद पे कि शहजादी साहिबा को पसंद नहीं आया, नागवार गुजरा कि उनके मुंह के ऊपर आकर किसी ने चोर के नारे लगा दिए या चोर की बात कर दी, तो वो ज़हनी मरीजा की वजह से उसको राजी रखने के लिए आप अब 26 अरकान असेंबली की बलि चढ़ाने जा रहे हैं। तो मलिक अहमद साहब जो है उनको पार्टी के अंदर से भी मुखालफत का सामना करना पड़ा, तो बड़े बदमजा हुए हैं। अब वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इस बात की कि मैंने क्यों इनको नाअहल करवाने का फैसला किया। नाअहल तो ये लोग नहीं होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर हो गए तो ये खुश नसीब तरीन एमपीएस होंगे, क्योंकि ये एक नई तारीख लिख देंगे कि एहतजाज करने पे और आवाज उठाने पे, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने पे एमपीएस को ना सिर्फ मुअत्तल किया गया बल्कि उनको नाअहल कर दिया गया। इनका तो बड़ा फायदा हो जाएगा सियासी, इन्हीं के खानदान आइंदा इलेक्शन जीतेंगे, कोई और नहीं जीतेगा, क्योंकि इन्होंने वहां पे आवाम के लिए, आवाम के दुख के लिए आवाज उठाई थी, और जो आवाम पे बम मारा गया बजट का उसके खिलाफ ये लोग बुरे थे। नून लीग की ना एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल, और उनका ये दुख भी बहुत बड़ा है। नून लीग को जिसने 12 पिछले चंद सालों में, नून लीग उसी की गोद में बैठी है और नाम भी नहीं ले सकती। हैरत की बात है ना, कैसी अजीबोगरीब सिचुएशन है। नून लीग को मारा था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, मारा भी ठीक था, ये बहुत सारे सवालों के आज तक जवाब नहीं दे सके। मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे या केसेस बनाए या कुछ और करे, ये पाकिस्तान के कानूनी निजाम को यह करना चाहिए, जो एहतसाब करने वाले इदारे हैं उनको यह करना चाहिए। फौज को इससे दूर रहना चाहिए, चाहे कोई करप्ट है या नहीं है, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई करप्ट है तो जो इदारे करप्शन पकड़ने वाले हैं वो काम करें। तो नून लीग बेशुमार चीजों के जवाब नहीं दे सकी, लेकिन इसके बावजूद नून लीग को जो मारने वाले थे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। फौज फेंटा लगा रही थी नून लीग को जब उनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। आज नून लीग को फेंटा नहीं लग रहा, आज अवाम उनके खिलाफ हो गई उनकी हरकतों की वजह से, तो नून लीग अपना दुखड़ा सही तरह सुना भी नहीं सकते। वो बताना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि उनको मारा है एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो ये कह नहीं सकते, उनका नाम ले नहीं सकते, क्योंकि आज वो खुद जुल्म का हिस्सा है, आज वो खुद जालिम है और जालिम के साथ खड़े हुए हैं। उसी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के ये इक्तदार में आ गए हैं और उन्हीं के जूते पॉलिश कर रहे हैं। लिहाजा नून लीग की सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड है। पीटीआई वाले तो फिर भी कह देते हैं ना हम दौरे हालत में थे, हम जनाब कुछ और समझते थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। पीटीआई वाले तो उनकी पसली बड़ी मोटी है इस मामले में, उनका लीडर भी और ये जमात भी, वो अपनी गलती मान लेते हैं। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जो साफ कहता है हाँ मेरे से गलती हुई, मैंने क्यों ये एक्सटेंशन दी, मैंने क्यों इस पर भरोसा किया, मेरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सोच
फॉर द टाइम बीइंग वो गलत थी उस वक्त, और मैंने गलत किया, तो ये कितनी अच्छी बात है कि वो अपनी गलती मान लेते हैं। लेकिन पीएमएलएन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि वो सही तरह रो भी नहीं सकते, वो बता भी नहीं सकते कि उनको मारा किसने। वो बेचारे इमरान खान पे इल्जाम लगाते हैं जिसने उनको क्या मारना था। ये सारे केसेस तो इमरान खान की हुकूमत आने से पहले के बने हुए थे। जिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने इनको मारा वो उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, बेचारे करते हैं तो फिर अंदर से उनपे सख्ती हो जाती है। तो नून लीग की बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, जिसने उन्हें मारा उसी की गोद में बैठे और इस डर से नाम नहीं लेते कि दोबारा ये हमें गोद से उतार देंगे। अब साजिश ये है कि पीटीआई को दबाया जाए, डराया जाए कि आपके अरकान नाअहल हो जाएंगे। मेरे ख्याल में पीटीआई को बैक फुट पे नहीं जाना चाहिए, फ्रंट फुट पे आना चाहिए और कहना चाहिए जी करना है नाअहल तो करो बंदे, हम देखते हैं तुम कैसे करते हो। यहां अदालतें भी मौजूद हैं, अदालतें इंसाफ ना दें तो एक्सपोज करें पूरे निजाम को। असेंबली में बैठ के कौन से आप झंडे गाड़ रहे हैं या कानून साजियां कर रहे हैं, अगर ये बाहर भी निकाल दें तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ये निजाम मजीद नंगा होगा, मजीद एक्सपोज हो जाएगा, बैक फुट पे जाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मरियम नवाज के सामने इन एमपीएस को झुकाने की एक कोशिश है। यानी अगर ये कर देंगे ना तो एक बदतरीन मिसाल पीएमएलएन के और इलेक्शन कमीशन के गले चिपक जाएगी। इलेक्शन कमीशन भी मैं देख रहा था, यहां पे उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है, मैं पढ़ के हैरान हो रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे नहीं मारती जैसे इलेक्शन कमीशन टारगेट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इलेक्शन कमीशन की आप अगर प्रेस रिलीज देखें तो वो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं मलिक अहमद के साथ मुलाकात को, फिर बता रहे हैं जी हम पीटीआई के लोगों से भी मिलते रहे हैं, पीटीआई का नाम ले रहे हैं और किसी जमात का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये हम शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मिले हैं, हम जो है ना वो असद उमर से भी मिले हैं और बाकी लोगों से भी मिले हैं, उस्मान बुज़दार से भी मिले, बाकियों का नाम नहीं ले रहा। जनाब हम ईवीएम के चक्कर में मिलना चाहते हैं, इसमें मिलना चाहते हैं, उसमें मिलना चाहते हैं, और फिर एंड में पीटीआई के ऊपर इल्जामात और पीटीआई के सवालों के जवाब और उनके ऊपर जो है वो एक नया प्रोपेगेंडा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हकीकत है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी का रोल प्ले कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना जाती सिंबल लेकर इलेक्शन में उतर जाना चाहिए और पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन लड़ती है ना उनका एक उम्मीदवार, तो वो इलेक्शन कैसे होता है देखें। एक तरफ अवाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ कौन है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम की सारी जमातें, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान का पूरा स्टेटस को, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन, इन सारों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ती है। आप अंदाजा करें, और इसके बावजूद वो 180 से ज्यादा नशिस्तें जीत जाती है और ये सारा निजाम मिलकर पीएमएलएन को सिर्फ 17 सीटें दिलवा पाता है। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर 2 नंबरी होती है, जाली फॉर्म 47 आते हैं और 2 नंबर तरीके से ये इलेक्शन बनाया भी जाता है, ये इलेक्शन जीता भी जाता है। नाज़रीन अब एक तरफ पीटीआई के लोगों के साथ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेवड़ियां बांटी है ना, जो माले गनीमत बांटा है मखसूस नशिस्तों का सारी सियासी जमातों में, उनमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपको शायद थोड़ा सा गुस्सा आएगा, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि जिन अरकान को अब इन्होंने नशिस्तें दी है ना उन्हें पिछली तनख्वाहें भी देंगे कि आ जाओ भाई अपनी तनख्वाहें भी ले लो पिछली। यानी उनको अब तनख्वाहें दी जाएंगी जिस अरसे में उन्होंने कोई काम नहीं किया, काम तो उन्होंने आने वाले अरसे में भी कोई नहीं करना। काम करने वाली अगर ये शक्लें होती तो पाकिस्तान का आज हुलिया कुछ और होता। ये पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है ये सियासी खानदान, इन्होंने टके का पाकिस्तान का फायदा नहीं होने दिया। खुद ये अरबों खरबोपति हो गए, कई जजीरों पे, कई ममालिक में, कई बड़े आजमों में इनकी जायदादें बन गई। खुद इन्होंने अपनी 7-7 10-10 नस्लों का माल इकट्ठा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान का इन्होंने कबाड़ा कर दिया। अब ये जो लोग हैं इनको पिछली तनख्वाहें भी अब साथ में मिलेंगी, जिस अरसे में इन्होंने काम नहीं किया उस अरसे की तनख्वाहें भी इन्हें दी जाएंगी। और इन्हें क्या चाहिए, सिर्फ मशहूरी, सिर्फ अपने इश्तिहारात इन्हें हर जगह पे लगाने हैं। शाकिर अवान साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, और लाहौर से वो रिपोर्ट करते हैं तो लाहौर के बारे में उन्होंने बताया कुछ। उन्होंने कहा जी माह मुहर्रम के 10 दिन के लिए पंजाब भर में कौमी खजाने से अरबों रुपए लगाए गए हैं। सबसे ज्यादा तशहीरी मुहिम जो है वो पैसे इसके ऊपर लगाए गए। लाहौर में सिर्फ 18 बिल बोर्ड्स पर 20 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। सिर्फ 18 बिल बोर्ड लाहौर में ऐसे लगे जिन पे 20 करोड़ रुपया 10 दिन के लिए इन्होंने कौम का झोंक दिया। कितना शौक है ज़हनी मरीजा को अपनी तस्वीरें हर जगह पे देखने का, कितना शौक है कि मैं हर तरफ हर चौक में नजर आऊं, हर जगह पे नजर आऊं, हर सड़क पे मेरी शक्ल लगी हुई हो, हर जगह पे मैं ही दिखाई दूं और कोई और दिखाई ना दे। अंदाजा करें आप इनकी सूरत हाल का। और अब कानून एक और इन्होंने बना दिया है, कानून यह बना दिया है कि आप तशहीर के मुतालिक जितना भी पैसा खर्च करेंगे
कोई पूछ नहीं सकता। ये इन्होंने असेंबली के अंदर कानून बनाया कि अपनी तशहीर के ऊपर ये जितना भी पैसा लगाएंगे कोई इनसे उस पैसे के बारे में सवाल नहीं कर सकता और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इस कानून को चैलेंज किया जाना चाहिए ताकि ये कानून रिवर्स हो। लेकिन पंजाब के अंदर इनकी अपनी जो है, लाहौर में हाई कोर्ट भी इनकी अपनी मर्जी की बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपनी मर्जी की बनी हुई है, लेकिन दरवाजा खटखटाना जो है वो जरूरी है। अदालत का दरवाजा खटखटाना जरूरी है, वो खोले या ना खोले लेकिन दरवाजा खटखटाना जरूरी है। नाज़रीन, बिजली के बिलों में जो पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और जबर किया जा रहा है ना, उसके ऊपर अब एक तहरीक उठाई है सेनेटर मुश्ताक साहब ने और कुछ फैक्ट्स भी उन्होंने सामने रखे हैं। बड़े दिलचस्प फैक्ट्स हैं। एक तो 1 दर्जन से ज्यादा जालिमाना टैक्स आपके बिजली के बिल में आपको आते हैं और भारी बिल आपको वसूल हो रहे हैं। एक शहरी के बारे में उन्होंने बताया कि ये एक शहरी है हजरत हुसैन आजिज, तो ये इसको जो बिल आया मई के महीने में 194 यूनिट आता है तो 2211 रुपए इसको बिल आ जाता है और जून के महीने में सिर्फ इसको लगभग कोई 38 यूनिट ज्यादा बिल आ गया। सिर्फ 38 यूनिट तकरीबन इसको ज्यादा बिल आ गया, 6 यहां से और 3 9, हाँ 38-39 यूनिट इसको ज्यादा बिल आ गया, मैक्सिमम 38 यूनिट ज्यादा बिल आ गया इसको जून के महीने में। और इसका जो बिल बढ़ गया उसकी वजह से वो 6,500 रुपए बढ़ गया, यानी 227 यूनिट का बिल है 8,694 और 194 यूनिट का बिल है 2,211, 6,500 का फर्क है। और यूनिट कितने हैं बीच में? सिर्फ और सिर्फ 38 यूनिट। ये पाकिस्तान में जालिमाना स्लैब सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है। और मैप्को का एक ऑफिसर है, उसका बिल भी इन्होंने सामने रखा। ये एक अफसर है जो बिजली के महकमे में काम करता है, उसने 895 यूनिट इस्तेमाल किए, 895 यूनिट, और उसका बिल आया 1200 रुपया, 1201 रुपए। यार 1200 रुपया बिल लगभग 900 यूनिट इस्तेमाल करने वाले का, और 225 यूनिट इस्तेमाल करने वाले का बिल लगभग 8700 रुपीज। अंदाजा करें इन्होंने कितनी ज्यादती की पाकिस्तानियों के साथ। अब वो ये कहते हैं जी जजों के, जर्नैलों के, पार्लियामेंटेरियंस के, तमाम अफसरान के जो मुफ्त बिजलियां उनको मिल रही है ना, या सब्सिडी मिल रही है, वो सारियां बंद करो और अवाम से जो बिल है ना वो बगैर टैक्सेस के ठीक वाला बिल लें ताकि अवाम को थोड़ी होश आए। अवाम को तो आपने बिलों के अंदर ही जकड़ दिया पकड़ के, किरायों के अंदर जकड़ दिया पकड़ के, दवाइयों के अंदर जकड़ दिया पकड़ के, खुराक के अंदर। पाकिस्तान के अंदर नौजवान ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। ग़िज़ाई किल्लत का लगातार पाकिस्तानी बच्चे और नौजवान शिकार हो रहे हैं। लोगों की ग्रोथ रुकी हुई है, लोगों की ज़हनी और जिस्मानी ग्रोथ रुकी हुई है। यह किसी कौम के साथ इससे बड़ी ज्यादती हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। वो ममालिक जहां पे कल तक ग़िज़ाई किल्लत होती थी वो अपने आप को खुद को फील करके चले गए, वहां पे बेहतरीन एथलीट पैदा हो रहे हैं, बेहतरीन दिमाग पैदा हो रहे हैं। और पाकिस्तान जहां पे बेहतरीन माहौल हुआ करता था, आज पाकिस्तान के अंदर हालात क्या है वो आपके सामने, मैं इस पे आपको और क्या बताऊं। नाज़रीन, कोट लखपत जेल को एक तरह से नो गो एरिया बना दिया गया है और इस पे जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये बताती है कि कोट लखपत एरिया के अंदर बहुत सख्ती कर दी गई है और वहां पे जो लोग जाते हैं कवरेज करने के लिए उनको भी बाहर दूर रोक दिया जाता है। और ऐसा लगता है कि अब ये फैसला कर दिया गया है कि कोट लखपत जेल के मुकीम जितने भी कैदी हैं उनको सख्त सजाएं आने वाले दिनों में सुनाई जाएंगी। और जो लोग कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट ने होश के नाखून कर लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने अपना किबला बदल लिया है, एस्टेब्लिशमेंट अब जो है वो नाइंसाफी बंद करने वाली है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, क्योंकि मैंने आपको एक खबर दी थी ना, मैंने आपसे कहा था कि यास्मीन राशिद साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को छोड़ने का एक दावा किया जा रहा है, लेकिन साथ ही मैंने आपको यह कहा था कि मैं इस पर यकीन नहीं करूंगा जब तक वो छूट नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा धोखा देती, ये लोगों को चक्कर देते हैं। और अब एक तहरीक ही शुरू करनी पड़ेगी पाकिस्तानियों को और उस तहरीक के लिए तैयारियां हो रही हैं। देखते हैं ये तहरीक क्या रुख इख्तियार करती है। एक और खबर नाजरीन मैं जाते जाते आपको दे दूं, और ये भी एक अहम खबर है और बड़ी जबरदस्त खबर है, आप सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। एक और ओहदा जो है वो मेजर जनरल साहब हैं एक, उनको मिल गया। मैं आपके सामने उनका नाम भी रख देता हूं। जी नाज़रीन, ये हैं जी मेजर जनरल इरफान अरशद साहब। इन्हें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मेंबर के तौर पे तैनात कर दिया गया है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इसका एलामिया जारी कर दिया है। मेजर जनरल साहब अभी तक जो है वो ये हाजिर ड्यूटी हैं, क्योंकि इनके साथ रिटायर का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। और इससे पहले इरफान अरशद साहब को इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ पाइन क्लब।
और 1 माह पहले इनको प्रेसिडेंट ऑफ पाइन क्लब बनाया गया था। बड़ी इन पे नवादिशात हो रही हैं। ये हिलाले इम्तियाज भी हैं और इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह और इन्हें जो है वो पहले एक ओहदा मिला, एक अनअपोज्ड इलेक्शन ये जीते, यानी इलेक्शन में इनके मुकाबले में कोई भी नहीं आया, जैसे आसिफा जरदारी के मुकाबले में कोई नहीं आ सका था। तो यहां पे मेजर जनरल इरफान अरशद साहब के मुकाबले में कोई नहीं आया और वो अनअपोज्ड बन गए प्रेसिडेंट अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के। और ये 1 महीना पहले की खबर है और अब उन्हें जो है वो बना दिया गया एक और ओहदे के ऊपर, और ये ओहदा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मेंबर के तौर पे उन्हें तैनात किया गया है ताकि फ्यूचर में वो इस बोर्ड के चेयरमैन भी बन सके। अभी वो मेंबर रहेंगे, बाद में उन्हें वो ओहदा भी मिल जाएगा। तो ये चल रहा है जनाब पाकिस्तान में, कोई ओहदा या कोई इदारा या कोई जगह रह तो नहीं गई जहां पे मेरा कोई भाई जो यूनिफॉर्म में है वो तैनात ना हुआ हो। मेरा नहीं ख्याल कोई जगह रह गई है, वैसे जगह हम ढूंढते हैं। अब मेरे ख्याल में हमें यह चाहिए कि हम निशानदेही करते रहा करें कि ये वाला इदारा रह गया है जहां पे मेरा कोई बावर्दी भाई नहीं है या कोई बावर्दी ऑफिसर नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम निशानदेही करना शुरू करें। हमें थोड़े से तो इदारे रह गए होंगे, तो हमें चाहिए कि हम वक्तन फवक्तन बताते रहा करें कि ये जगह बच गई है, यहां पे एक सीट क्रिएट की जा सकती है और हमारा एक भाई आके यहां पे एडजस्ट हो सकता है ताकि मुल्क जो है वो बेहतर सिमत में आगे बढ़ सके। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।